हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कुछ और भी चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। पहले हमने 8 क्लास के कुछ चैप्टर रीड किए हैं जिसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक से चेक कर सकते हैं। इस टॉपिक में क्या इम्पॉर्टेंट है, वी आर डूइंग ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, सो वी आर नॉट टेकिंग जस्ट थ्योरी ऑफ द complete book, we are just taking the important part. So in the metal and non metal टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है आपके पास, उसमें आपके पास सबसे पहले आते हैं मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी। एंड मेटल्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है आपके पास मेल्ट, जैसे आप देखते हैं ना मेल्ट करना, तो वो मेलिएबल करना मतलब उसको मेल्ट करके कंप्लीट एक शीट की फॉर्म में, मतलब शीट्स बना देते हैं मेटल्स की, तो वो आपका किस में आता है, मेलिएबिलिटी में। एंड इसमें क्या होता है, सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं मेटल के और उससे शीट्स बना देते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेटल जो है वो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी रखता है। आफ्टर देन एक और प्रॉपर्टी जो है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि आप उसको में क्या करोगे, वायर्स की फॉर्मेशन करोगे। देखिए मेटल्स की कुछ वायर्स होती हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दैट इज़ द डक्टिलिटी, जिसमें हम वायर्स फॉर्म कर सकते हैं। और ये होती हैं इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, मेलिएबल मतलब शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टिलिटी मतलब उसकी वायर्स को फॉर्म करना। और जो आपके पास मेटल्स होती हैं वो प्रॉपर्टी रखती हैं, जैसे कि मेटल्स हार्ड होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है लाइक शाइनिंग होना उसमें। उसके बाद है मेलिएबल होना। मेलिएबल आप कर चुके हैं, मेलिएबल की प्रॉपर्टी से मेलिएबिलिटी। और मेटल्स होते हैं ये, जैसे कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट कर सकती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं मेटल के। और एक चीज़ और, जो डक्टिलिटी प्रोसेस होती है, देखिए इसमें वायर्स फॉर्म होती हैं और इसकी सबसे अच्छा जो फॉर्म होता है वो गोल्ड फॉर्म करता है। गोल्ड हैज़ द बेस्ट डक्टिलिटी पावर, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो गोल्ड की सबसे अच्छी होती है। इसकी बहुत लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं। जो मेटल्स की देखिए प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी, वो आप कह सकते हैं कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब। और अगर ये रिएक्शन जैसे करते हैं तो रिएक्शन पार्ट में केमिकल क्या होता है, अगर मेटल जो है, मेटल से सिंबलाइज हम देखिए एम से कर रहे हैं मेटल को, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेटल, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, जो कि बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर का मतलब अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बेसिक चीज़ फॉर्म करता है। जैसे एसिडिक और बेसिक होता है ना, वो बेसिक फॉर्म करेगा, बेसिक होगा नेचर में। और अगर कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में। ये बेस होगा और ये एसिड होगा। अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। और एक आपके पास मेटल आती है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक मास होता है 23। तो वो क्या करता है, रिएक्टिव होता है इतना ज़्यादा कि आप उसको एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं रख सकते। आप उसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में उसको प्लेस करते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर प्लेस फॉर प्लेसिंग द सोडियम मेटल। और ये सॉफ्ट भी होती है, आप इसको विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट कर सकते हैं सोडियम। आगे जब आप रिएक्शन फॉर्म में लेते हैं सोडियम को, तो वो केरोसिन ऑयल से लेंगे और उसको छोटे छोटे पीस में कर सकते हैं, उसको नाइफ से कट कर सकते हैं हम। ये इतनी सॉफ्ट होती है। मतलब हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो हमने ये कहा था कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम पोटाशियम ऐसी हैं जो हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और किस लिए, क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, सोडियम एंड पोटाशियम।
आफ्टर दैट आपके पास जो रिएक्शन पार्ट हम कर रहे थे, अगर हम एक नॉन मेटल को लें, नॉन मेटल, और उसको रिएक्ट करा दें एसिड के साथ, नॉन मेटल्स को रिएक्ट करा दें एसिड के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये याद रखना कि अगर कोई भी आपके पास नॉन मेटल दी हुई है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करा रही है तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर मेटल है और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास रिएक्शन होगी, जिसमें कि H2 रिलीज होती है। अब H2 रिलीज होने का मतलब है कि उसमें पॉप साउंड आएगी, मतलब कि आवाज़ आएगी रिएक्शन होने में, क्योंकि कोई भी देखिए जब गैस निकलती है तो आवाज़ आती है ना। तो ऐसे ही अगर हमने ये रीड किया कि नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जब मेटल होगा तो वो मेटल के एसिड रिएक्ट करेगा और H2 रिलीज होगी, एक और प्रोडक्ट बनेगा, बट साथ में क्या होगा, H2 रिलीज होगी और पॉप अप साउंड आएगी। देखिए ये जो हम रिएक्शन करते हैं ना, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें पता हो कि H2 रिलीज होनी है तो हम वो रिएक्शन एज इट इज़ लिख सकते हैं। हमने लिख लिया कि H2 तो रिलीज होगी, उसके बाद हम रिएक्शन में दूसरा प्रोडक्ट आराम से लिख सकते हैं। देखो अब एग्जांपल देखो, कॉपर जो है, एक्सेप्शनल केस देख रहे हैं। देखिए मेटल के केस में कि हमने कहा था कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगी, ओनली विद HCl। बट अगर हम कॉपर की रिएक्शन कराएं H2SO4 के साथ तो रिएक्शन प्रोसीड होती है। देखिए हमने क्या कहा था, जब हम मेटल को ले रहे हैं तो उसमें H2 गैस रिलीज होगी, H2 हमने निकाल दी, H2 रिलीज होगी, अब साउंड भी होगी, पॉपअप साउंड जो हमने लिखा था। अब देखिए H2 आ गया बाहर, रह क्या गया हमारे पास, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपके पास आ गया, इजी हो जाता है ना इसे। देखिए आपको पता है कि मेटल जो है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करिए तो उसने H2 तो रिलीज करनी है, H2 तो रिलीज हो ही गई, तो जो बाकी है आप अपना प्रोडक्ट आराम से लिख सकते हैं। एंड नॉन मेटल रिएक्ट फास्टर इन एयर, नॉन मेटल जल्दी से रिएक्ट कर जाती है एयर में देन वाटर। अगर हम कंपैरिजन देखें एयर और वाटर का तो वो एयर में ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करेगा। अब देखिए नॉन मेटल के कुछ यूज़ देख लेते हैं। नॉन मेटल जो है इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। देयर इज़ यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, यूरिया ले सकते हो आप एग्जांपल दिस इज। एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो वाटर आप प्यूरीफाई करते हैं उस प्यूरिफिकेशन में आप क्या यूज़ करेंगे, नॉन मेटल जो है वो ले सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। लाइक आप क्लोरीन यूज़ होता है उसमें, पानी में जो होता है क्लोरीन का सब क्लोरिफिकेशन करते हैं। आफ्टर देन एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स में यूज़ होता है। एंड पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है इसका एंटीसेप्टिक में, और क्रैकर्स वगैरह में यूज़ होता है, नॉन मेटल्स का क्रैकर्स में यूज़ होता है। तो ये कुछ यूज़ हो गए किसके, नॉन मेटल्स के। तो देखिए आपके पास जो मेटल्स और नॉन मेटल का पार्ट था, हमने सबसे पहले किया मेटल की प्रॉपर्टी, उसके बाद उसका कुछ केमिकल रिएक्शन कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है आपका एसिड के साथ। एक एक्सेप्शन किया कि जहाँ पे वो रिएक्ट नहीं भी कर रही है। और नॉन मेटल मेटल्स दोनों का देखा, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है और क्या नहीं कर रही। एंड नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, कोल पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है उसमें आपके पास है कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए इसमें क्या आपके पास मेन चीज़ है, सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल हैं उसमें आपके पास दो तरीके के आते हैं, एक होता है एग्जॉस्टिबल और एक होता है नॉन एग्जॉस्टिबल। नेचुरल रिसोर्सेज में हम दो चीज़ की बात करते हैं, एक एग्जॉस्टिबल और एक नॉन एग्जॉस्टिबल।
जो आपके पास नॉन एग्जॉस्टिबल है, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एग्जॉस्ट होना और नॉन एग्जॉस्ट होना। एग्जॉस्टिबल मतलब आपके पास एग्जॉस्टिबल में आप ले सकते हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम लोग उनको ख़त्म करे जा रहे हैं। और नॉन एग्जॉस्ट मतलब वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी से याद रखेंगे, एग्जॉस्ट होना मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, जो ख़त्म, जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते जा रहे हैं तो इसलिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। उसमें आप एग्जांपल लिखेंगे, देखिए एग्जॉस्टिबल के जो एग्जांपल्स हैं, दैट आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, जितने भी आपके मिनरल्स हैं वो आ जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऐसे ये कुछ हैं आपके पास जो कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब कि वो प्रेजेंट ही रहेंगे, तो एयर, सनलाइट, ये मतलब नेचुरल वन। तो हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, कोल एंड पेट्रोलियम मतलब द पार्ट विच इज़ नॉन एग्जॉस्टिबल, वो हम रीड करेंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें और भी पार्ट्स आते हैं, जैसे आप एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कोल एंड पेट्रोलियम है ये किस में आता है, ये आपके पास किस में आएगा, नॉन एग्जॉस्टिबल में आप वो चीज़ लेंगे जिसमें ख़त्म नहीं हो रहा, और एग्जॉस्ट का मतलब जो हम ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसा भी है, हो सकता है कि वो प्रॉपर ख़त्म हो जाए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ना बचे। तो इसलिए जो हमें मेंटेनेंस है वो बना के रखना होता है, और जो मेंटेनेंस है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए, कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहना चाहिए। तो पहला आपके पास आता है जो एग्जॉस्टिबल में है, हम जिसको मेनली रीड कर रहे हैं, दैट इज़ कोल, कोयला। कोल जो है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन, एक प्रोसेस होती है कार्बनाइजेशन, जो रिएक्शन होती है, और इसको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स। कार्बनाइजेशन की प्रोसेस से जो है वो कोल फॉर्म होता है। इसके देखिए टाइप्स होती हैं, जैसे कि पहले होता है कॉक, उसके बाद कोल, उसके बाद तार, और फिर कोल गैस। ये इसकी फॉर्म्स है, देखिए कोक बनता है, फिर कोल बनता है, फिर तार, फिर कोल गैस, इस तरीके से बनते हैं। और देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, फिर वन बाय वन कोक को लेते हैं। पहले कोक जो है दैट इज़ प्योर टाइप ऑफ कोक। ये क्या है, कोयले की प्योर टाइप होती है, और जो इसका यूज़ है ये कहाँ करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं स्टील को फॉर्म करने में। लिख लेते हैं यहाँ पर, जो यूज़ है वो क्या हो रहा है, स्टील को बनाने में, और कुछ जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में, मतलब निकालने में, धरती से निकालने में हम किसका यूज़ करते हैं, कोक का यूज़ करते हैं। जो कोक होता है वो उसका बिल्कुल प्योर टाइप होती है। आफ्टर देन आता है कोल तार। कोल तार जो है वो आपके पास है मिक्सचर ऑफ, लगभग इसमें 200 सब्सटेंस होते हैं। जो मिक्सचर है ये कितने का होता है, 200 सब्सटेंस का। और जो कोल तार है इससे आपके पास नेफ्थलीन बोल्स मिलती हैं। नेफ्थलीन बोल्स आई थिंक आपने देखी होंगी, देखिए नेफ्थलीन बोल्स, फिनाइल की गोलियाँ, तो ये कहाँ से आती हैं, कोल तार से बनती है। प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो इससे प्रोडक्ट आपका यूज़ होता है, कोल तार से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो किस में यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, द स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये यूज़ होते हैं आपके पास स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग किसकी में, डाइज को फॉर्म करने में, ड्रग्स को फॉर्म करने में, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स एंड रूफिंग मटेरियल भी आ सकता है इसमें। ये रूफिंग मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं ये सब क्या है, बनाने में यूज़ होता है। स्टार्टिंग मटेरियल किससे, कोल तार से। ये सब
कोल तार से बनते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। आफ्टर देन आता है कोल गैस। अब जो गैस है वो किस काम आती है? दैट इज यूज एज द फ्यूल इन मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो कोल ही नहीं, कोल तार, कोल गैस, कोक, ये सब यूज होते हैं अलग अलग मटेरियल। उसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोलियम है वो कहाँ यूज हो रहा है? दिस अ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम विच पेट्रोल एंड डीजल इज ऑब्टेन। देखिए जो माइंड होता है, ये कहाँ से माइंड करते हैं हम? माइंड मतलब निकालना। माइंड फ्रॉम रॉक्स अंडर अर्थ, धरती के नीचे रॉक्स में से हम इसको निकालते हैं। एंड लार्जेस्ट जो रिफाइनरी है वो देखिए कहाँ पर है? दैट इज इन जामनगर। लार्जेस्ट रिफाइनरी है रिलायंस की, जो कि सबसे बड़ी है। जामनगर इज इन गुजरात। तो वहाँ पर पेट्रोलियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्रेजेंट है। पहले बार जो ऑयल फाइंड आउट किया था, फर्स्ट टाइम जो ऑयल फाइंड आउट किया था, दैट इज ड्रिल्ड इन यूएसए। सबसे पहले यूएसए में एक जगह पर ये निकाला था, और उसके बाद जो है फिर वो इंडिया में जैसे कि असम, गुजरात, मुंबई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहाँ पर फाइंड आउट किया गया। सबसे पहले ये यूएसए में फाइंड हुआ था पेट्रोलियम। उसके बाद ये पेट्रोलियम से आकर एक और चीज़ आती है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैन्युफैक्चर्स ऑफ डिटर्जेंट्स को बनाने में, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं फाइबर्स और लाइक पॉलीथीन बनाने में। जो है आपका क्या यूज़ होता है? पेट्रोकेमिकल यूज़ होते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज H2 गैस is obtained from the natural gas used in the production of fertilizers। H2 गैस आपको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द नेचुरल गैस। जब आप फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ से नेचुरल गैस निकलती है, वहाँ से आपको क्या मिलता है? H2 मिलता है। पेट्रोलियम जो है आप उसको काला सोना भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएट बनाया गया है। कई बार आपके पास फुल फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो दैट इज PCRA, दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एसोसिएशन है जो ये पेट्रोल का काम करती है। एंड यहाँ पे हमने 2 चैप्टर रीड किए हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है देखिए ये, कि आपको पता होना चाहिए कोल एंड पेट्रोलियम, उसका यूज़ क्या है, वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वो किस तरीके से उनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज वर फ्रॉम क्लास 8, और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसी में से ही आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि काला सोना किसको बोलते हैं, लाइक पेट्रोलियम, तो आंसर आपका पेट्रोलियम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ चैप्टर्स रीड करेंगे इसी क्लास के, और हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द इसको कवर अप किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ देखते रहिएगा कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड सून वी विल स्टार्टिंग क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें आपके कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उन क्वेश्चन सीरीज़ में से हम फिर कॉन्टेस्ट जो है वो करेंगे, और इसकी बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलती रहेगी। सून वी विल स्टार्ट दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय।